हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप। कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉमर्स की कंटिन्यू है। लगातार आपका जो सिलेबस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है और आई रियली होप कि आपकी प्रिपरेशन भी उसी लेवल पर चल रही होगी। जैसे कि पहले भी मैंने एक बार ये आपसे कहा था कि जो जितनी जल्दी से तैयारी शुरू कर देगा वही बाजी मार के ले जाएगा। आने वाले समय में डेफिनेटली आपको इसके जो पीजीटी और टीजीटी कॉमर्स की एग्ज़ाम की डेट्स हैं वो सुनने को मिल सकती हैं, क्योंकि अभी सुनने में ये आ रहा है कि आदेश आ चुके हैं नए कमेटी के गठन के, और उस पर जो है वो बहुत तेज़ी से काम होगा और आने वाले समय में और भी कुछ भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि आगे आने वाले जो साल है वो एक तो चुनावी साल है, उससे पहले घोषणाएं होना, परीक्षाएं होना स्वाभाविक है। ऐसा ना हो कि ठीक है देखेंगे हो जाएगा तो थोड़ा एक काला सा आ जाता है, तो उसमें ना रहें। अपनी तैयारी पूरे ज़ोर शोर से करते रहें। कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, डाउट आता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं, वरना तो हमें मेल पर भी लिख सकते हैं। तो अधिगम मंत्रा का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। कॉन्सेप्ट क्लासेस आपकी चल ही रही हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। अभी मेन फोकस जो है कॉन्सेप्ट क्लासेस पर है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लासेस हो जाएंगी तो उसके बाद तो एमसीक्यू ही करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो कॉमर्स की क्लासेस हम चला रहे हैं, जैसे अभी हाल में बिजनेस स्टडीज़ चल रहा है, ये हर लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स के लिए ना इम्पोर्टेंट है। हर जगह ये आपके जो काम आने वाला है, तो इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ले। आने वाले समय में आपको DSSB की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, NVS की भी वैकेंसी संभवतः देखने को मिल सकती हैं, GIC है, LT ग्रेड है, झारखंड की वैकेंसीज आउट हो रही हैं, है ना, उनकी भी लास्ट डेट है आगे आने वाले समय में। तो बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं आपके आसपास नियर बाय देखने को मिल जाएंगी। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितनी सीटें हैं। सीट चाहे एक है, लेकिन उस सीट का भी कोई ना कोई दावेदार है। अब आप वो दावेदार बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, ये एक अलग विषय है, लेकिन दावेदार तो है और उस पर किसी ना किसी व्यक्ति का सिलेक्शन ही होगा और वो हमारे ही बीच से होगा। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि दावेदार वही होता है जिसकी तैयारी मजबूत होती है ना। भीड़ में बहुत सारे लोग भागते हैं, उस भीड़ से जो अलग निकलता है, जो अलग निकल करके कुछ कर लेता है, वो उस रेस को जीत जाता है और वो उस भीड़ से अलग चमकता हुआ सितारा भी बन जाता है। ये बहुत सीधी सीधी सी फिलॉसफी है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अपने आप को डिमोटिवेट मत करिए। आप ये मान करके चलिए कि हमारे में से ही कोई एक व्यक्ति चुना जाएगा, एक ही सीट हमें चाहिए, एक से ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं, और उस सीट पर हमें केवल और केवल अपना दावा मजबूत रखना है। अब उस दावे को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना होगा? जितनी तैयारी हो सकती है, जितना एफर्ट हम लगा सकते हैं, उससे कई गुना हम एफर्ट लगाएंगे, जिससे हमारी सीट पक्की हो सके, है ना। तो ये एक चीज़ है। तो जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है। और पीछे के कुछ वीडियोस हैं, कुछ क्या काफ़ी सारे वीडियोस कहेंगे। अब तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट ही हो गया है हमारा। बिजनेस स्टडीज़ भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समझ समझ के ही सारी चीज़ों को करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सारे लिंक्स आपको वीडियो में ही मिल जाएंगे, कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पीछे की जो वीडियो हमने डिस्कस की थी कल पार्टनरशिप के बारे में, वो आपको वीडियो के साथ अटैच मिल जाएगी लास्ट पे वीडियो एंड में। बाकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका लिंक आपको आई कार्ड पे भी मिल जाएगा। जो कार्ड होता है आप जो आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का। आज हम 3 चीज़ें बेसिकली पढ़ने वाले हैं। एक तो है पार्टनरशिप डीड, और एक है टाइप ऑफ पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? मान के चलिए 2 पार्टनर्स हैं, ये दोनों कहते हैं कि साहब हम साझेदारी करेंगे, हम पार्टनरशिप करेंगे,
तो उन्होंने कहा कि यार पार्टनरशिप तो कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम एक चीज़ और करेंगे। बोले क्या? कि हम एक एग्रीमेंट करेंगे आपस में। यार एग्रीमेंट की क्या ज़रूरत है? हम एक एग्रीमेंट करेंगे 100 रुपये की नोटरी पर या शपथ पत्र पर। ठीक है चलो, आप कह रहे हो तो कर लेंगे, पर उसका फ़ायदा क्या होगा? कि उसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाले समय में जो हमारे बीच में डिस्प्यूट्स होने की पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो क्या हो जाएंगी? रिड्यूस हो जाएंगी। तो ये जो भाई साहब हैं राम, बड़े कोमल हृदय के हैं, राम की तरह ही, है ना, और एक कृष्ण की तरह चंचल, जो सारा काम पक्का करते हैं, किसी पर भरोसा नहीं करते, है ना। तो इन्होंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं होने का है, तुम खामखा नहीं, काम हमेशा पक्का करके रखो। तो राम ने कहा चलिए ठीक है, जैसा आप कहें वैसे ही होगा। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने हर एक कंडीशन पे जो इन्हें लगता था कि बीच बीच में हमारे इन चीज़ों पर डिस्प्यूट हो सकते हैं, वो सब चीज़ें इन्होंने इस पर लिख ली। दोनों पार्टनर्स ने अपने अपने साइन कर दिए, फर्म के नाम की स्टाम्प भी लग गई। अब ये जो डीड थी, इस डीड पर नोटरी चार्जेस भी लगा दिए। क्या लगा दिए? नोटरी चार्जेस भी लगा दिए, स्टाम्प ड्यूटी भी लग गई। क्या लग गई? स्टाम्प ड्यूटी भी लग गई, और इसको जो रजिस्ट्रार है उनके पास जमा भी कर दिया विद फीस। तो ये क्या हो गया? ये एक एग्रीमेंट हो गया। ये देखिए ये सारी चीज़ें, ये नंबर, और ये पार्टनरशिप डीड के कंसेप्ट कंटेंट, जहाँ जहाँ पर जिन जिन चीज़ों पर उन्हें लगता है कि हमें एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। क्लियर है? तो दो साझेदारों के बीच में किसी भी बात को लेकर के जब कोई एग्रीमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्लियर है? चलिए, यही होता है पार्टनरशिप डीड। अब सवाल आता है इसमें कौन कौन से कंटेंट शामिल होते हैं। पार्टनरशिप का क्या पर्पस है, उद्देश्य, समय अवधि क्या है, अवधि के आधार पर भी पार्टनरशिप होती है, क्योंकि फंड क्या होगा, माने कितनी कैपिटल होगी, बोरोइंग कैसे करेंगे, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, एडमिशन का क्या कंडीशन रहेगा, डिसॉल्व होगी तो क्या शर्तें रहेंगी, साझेदारी का प्रमुख स्थान क्या होगा, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किस व्यक्ति ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, विड्रॉल करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, सैलरी कमीशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या होगा, किन किन रूल्स को फॉलो किया जाना है, कौन कौन से नियम फॉलो किए जाएंगे, अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर किए जाएंगे और वो ऑडिट होंगे कि नहीं होंगे, अगर वॉलेंट्री विड्रॉल ऑफ पार्टनर है तो वो किस प्रकार से होगा, ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स की ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी, वो सारी जितनी भी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुख्य मुख्य मैंने लिख दी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो सभी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिख दी जाती है। क्लियर है ये वाली बात? चलिए, बेसिकली कंटेंट पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। दो तीन चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, हाईलाइट ले लेते हैं, मैं हाईलाइट कर दूंगा। पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो पार्टनरशिप डीड है उस पर स्टाम्प ड्यूटी चार्ज लगता है। क्या लगता है? स्टाम्प ड्यूटी चार्ज। किस सेक्शन के अंतर्गत? 46। कौन सा सेक्शन है? इंडियन स्टाम्प एक्ट। 1899। पहली चीज। दूसरा, नोटरी की जाती है। क्या की जाती है? नोटरी। किस पर की जाएगी? स्टाम्प पेपर पर। कितने की कॉस्ट के साथ? 200 रुपये की कॉस्ट या उससे ज़्यादा पर, कम से कम 200, उससे ज़्यादा। ठीक है, तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो स्टाम्प ड्यूटी लगेगी स्टाम्प एक्ट 1899 के अंतर्गत,
नोटरी होगी 200 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। बाकी ये जो चार्जेस होते हैं ये स्टेट टू स्टेट वरी करते हैं, ऐसा नहीं है सभी जगह सेम होता है, ये भी एक चीज़ है। जैसे आर्टिकल 44 ऑफ शेड्यूल 1 गुजरात स्टाम्प एक्ट 1958 कहता है कि पार्टनरशिप डीड में जो भी उनकी कैपिटल होगी उसका 1% जो है स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है, 10,000 रुपये। ये एक चीज़ है ना। तो कुल मिलाकर के सीधी सी एक क्वेश्चन बनता है कि जो रजिस्टर्ड होता है वो किसके अंडर होता है, स्टाम्प एक्ट 1890 नहीं, बस ये ध्यान में रखना। जो पार्टनरशिप होती है वो 2 बेसिस पर होती है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन है ना, और एक ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ड्यूरेशन के बेसिस पर 2 तरह की होती है, पार्टनरशिप एट विल, जब तक हमारा मन करेगा हम व्यवसाय करेंगे, हम तब तक बिजनेस चलाएंगे, हमारी मर्जी हमारा बिजनेस, कोई व्यक्ति के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 लोगों ने साझेदारी शुरू करी, एक व्यक्ति की डेथ हो गई, 2 व्यक्ति बच गए, एक व्यक्ति को उन्होंने एडमिट कर लिया, वापस से 3 हो गए, एक व्यक्ति को फिर ले आए, 4 व्यक्ति हो गए, एक व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया, 3 बच गए, साझेदारी चलती रहेगी। फिर 2 लोगों को एडमिट कर लिया, 5 हो गए, फिर 4 लोगों को एडमिट कर दिया, 9 लोग हो गए, 2 लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया, 7 लोग हो गए। कुल मिलाकर के पार्टनरशिप जो है वो कंटिन्यू रहेगी, उसके एक्सिस्टेंस खत्म नहीं होने वाला, समझ गए। उसको कहा जाता है पार्टनर विल का मतलब क्या, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा का मालिक हूँ, मेरी प्रॉपर्टी मेरी विल है ना, मेरी प्रॉपर्टी मेरी विल, मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ उसका यूज़ करूँ, है ना। एक होता है पर्टिकुलर, इसमें 2 चीज़ें बात ध्यान में रखनी है। क्या, या तो पार्टनरशिप का कोई मेन पर्पस होगा, जैसे आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, आपको कोई एक्टिविटी करनी है। दूसरा, आपकी पार्टनरशिप की मैच्योरिटी होगी कि भाई मैं 5 साल के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं अपन लोग, उसके बाद तो जैसे या तो आपका टाइम बाउंडेड होगी, टाइम बाउंडेड होगी का मतलब है कि जैसे ही आपका टाइम कंप्लीट होगा आपकी जो साझेदारी, आपकी जो पार्टनरशिप है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, है ना। दूसरा क्या, अगर आपने कोई पर्पज़ लेकर के चल रहा है कि भाई ये पर्पज़ पूरा करना है, तो जैसे ही आपका वो पर्पज़ कंप्लीट होगा आपकी साझेदारी है, माने आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। पर्टिकुलर, विशेष, विशेष माने जहाँ पर उसे विशेष कंडीशंस जो हैं लगी हुई हैं, स्पेशल कंडीशंस लगी हुई हैं। 2 कंडीशंस हो सकती हैं, तो टाइम पीरियड या फिर आपका कोई ऑब्जेक्टिव, राइट। इसके बाद आता है लायबिलिटी के बेसिस पर। तो लायबिलिटी के बेसिस पर 2 तरह की होती हैं, जनरल और लिमिटेड। जनरल, इन जनरल जो पाई जाती हैं, है ना, जैसे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। जनरल में क्या होता है, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिट अनलिमिटेड और जॉइंट होती है। अच्छा, कई बार यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बना है, मैंने कई बार देखा है, पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, जॉइंट या नन ऑफ दीज। या कई बार इसमें इनकी जगह पर लिमिटेड और अनलिमिटेड नहीं देता, है ना, यहाँ पर कोई और ऑप्शन दे देगा, जैसे सिंगुलर और डबल या जॉइंट, है ना, किसी भी तरह से, मतलब एक ही साझेदार की होगी, सभी साझेदार की जॉइंट होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाता है वो जॉइंट में जाता है। कैसा जाता है, जॉइंट में जाता है। ये वाला कई बार इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। मेन क्या है, लायबिलिटी कैसी होती है, जॉइंट होती है। यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं वो अपना जो राइट है वो इंजॉय करते हैं, किसमें, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करके। जनरल पार्टनरशिप में जिनकी लायबिलिटी कैसी है, तो अनलिमिटेड है या जॉइंट। इसका रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, ऑप्शनल है, सारा नहीं करता। एक सेकंड, अरे आजा भाई, रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल है ना।
अफेक्टेड होती है। किससे अफेक्टेड होगी? डेथ से, ल्यूनेंसी से, इंसॉल्वेंसी से या रिटायरमेंट से। ल्यूनेंसी मतलब होता है पागलपन। ये दो पार्टनर हैं, एक ये रहे और एक ये रहे, ये दिवालिया हो गए, पागल हो गए, मानसिक क्षमता इनकी खो गई। अब एक व्यक्ति से पार्टनरशिप थोड़ी चलेगी, खत्म हो गई पार्टनरशिप। एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी। पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो मैंडेटरी होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, डज नॉट गेट अफेक्टेड, डज नॉट गेट अफेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई लिमिटेड पार्टनर की डेथ हो जाए, पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उससे पार्टनरशिप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो है डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट, और ना ही ये पार्टनर के फर्म को बांध सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है उसमें कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है, जो सारी व्यवस्थाएं संभालता है। कम से कम एक की होनी चाहिए, है ना। और सबकी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। ये कहानी है, ध्यान में रहेगा। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर। देखिए, एक तो होता है जनरल एक्टिव वर्किंग, नाम से पता चल रहा है जो व्यक्ति बिजनेस को ज़्यादा समय देता है वो क्या होगा? जनरल होगा। ये कैपिटल भी देगा, ये समय भी देगा, ये रिस्क भी बियर करेगा, इसको लोग जानते भी हैं। लोग अगर कोई गड़बड़ हो जाएगी तो लोग इसी की गर्दन पकड़ेंगे, इसी का कॉलर पकड़ेंगे, आजा भाई बाहर को, कैसे गलती कर दी, केस होगा तो ये काम सारा करता धरता यही होता है। एक होते हैं इनएक्टिव, इनको डोरमेंट भी कहते हैं। स्लीपिंग माने ये सोते रहते हैं। इन्होंने बिजनेस में पैसा लगा दिया, प्रॉफिट आ रहा है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, नहीं हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल इतना पता है कि इतना पैसा देना है, ले जाओ, इतने का नुकसान हो गया, ठीक है, बताओ कितना पैसा चाहिए, इतना पैसा ले जाओ। इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। थर्ड पार्टी के खिलाफ इनकी लायबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। क्लियर है। इसके बाद आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या होते हैं? ये फर्म को नाम दे देते हैं कि भाई तुम मेरा नाम यूज करो ना, तुम मेरा नाम यूज करो, है ना, ठीक है। ये जो है कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इनका नाम इतना ज़्यादा होता है, मतलब मार्केट में इनका नाम इतना ज़्यादा चलता है। जैसे सपोज करो कि आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाई, है ना, और नीचे लिख दिया, नीचे आपने लिख दिया टाटा एंटरप्राइजेस प्रमोटेड बाय टाटा एंटरप्राइजेस। टाटा ने आपके बिजनेस में पैसा लगाया? नहीं लगाया, लेकिन टाटा का नाम आपके बिजनेस के साथ जुड़ गया, ये कम है? नहीं, बहुत बड़ी बात है ना। तो बिजनेस चलने लगेगा, है ना। तो ये कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते और ना ही ये पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हाँ इनकी लायबिलिटी जरूर बनती है। किसकी तरह? जनरल पार्टनर की तरह। क्लियर हो गई बात। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, आपने गारंटेड ऑफ पार्टनर पढ़ा होगा कि भाई ये मेरे को केवल फायदा चाहिए, नुकसान हुआ तो मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं भाई मैं नहीं लेने का। थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, सारी चीज़ें होंगी। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन इनका लगभग नहीं ही होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद आते हैं, आज मैं तुम्हें सारे जो टाइप ऑफ पार्टनर है ना सब बता दूंगा। एक होते हैं लिमिटेड पार्टनर, ये अभी बिल्कुल हमने पढ़े थे, जिनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। इनसे फर्म पर, इनके होने ना होने से फर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, ना तो ये मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ना इनकी थर्ड पर्सन के लिए कोई लायबिलिटी है। तो जो कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट किया है खाली वहीं तक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी प्रॉफिट और लॉस ये शेयर करेंगे। क्लियर है। इसके बाद आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट का मतलब क्या होता है? रहस्यात्मक, है ना, जिसको कोई नहीं जानता।
सीक्रेट पार्टनर है, तुम्हारा सीक्रेट है, मैं थोड़ी जानूंगा, तुम्हारा सीक्रेट तुम जानो। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई सीक्रेट पार्टनर है तो बिजनेस के पार्टनर ही तो जानेंगे, बाहर की पार्टी थोड़ी जानेगी कि वो पार्टनर है कि नहीं पार्टनर है। तो जब बाहर के लोग नहीं जानते तो बाहर के लोगों के लिए ऐसे पर्सन की लायबिलिटी कहाँ से बनेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये खाली बिजनेस मीटिंग के पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट करता है, मीटिंग होगी भाई साहब आ जाएंगे, पैसा दे देंगे कि भाई ये रहा हमारा पैसा और हमें क्या कर दीजिए, हमें कर दीजिए बरी, हम जा रहे हैं, आप बिजनेस को संभालिए, कहीं पर आपको कोई आवश्यकता होगी आप हमसे संपर्क कीजिएगा, हम आपको दे देंगे पैसा, कोई दिक्कत। इसके बाद आते पार्टनर बाय डिस्पोजल और होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का क्या मतलब है कि वो प्रटेंड कर रहा है कि भाई मैं इस फर्म का साझेदार हूँ। उदाहरण के तौर पर मैं और मेरा मित्र घनश्याम हम कहीं जा रहे थे, अब हम कहीं जा रहे थे एक मीटिंग करने के लिए, तो मैंने एक व्यक्ति को बुला लिया दूसरी फर्म से कि यार तुम भी आ जाओ, थोड़ा वट पड़ेगा, है ना, एक वेटेज बढ़ जाएगी हम लोगों की कि हाँ भाई तुम 3-4 लोग गए हुए हैं। अब गए वहाँ पर डील पक्की हो गई, अब वो वहाँ पे बातें भी कर रहे हैं, वो बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हमारी पार्टनरशिप फर्म का मैन पार्टनर है और बड़ा अहम किरदार निभाता है हमारी पार्टनरशिप फर्म में, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये नहीं वो नहीं, हम इतना नहीं उतना नहीं, ये वो फलाना ठिकाना। और वो जो सामने वाली पार्टी है वो तो जो घनश्याम भाई साहब हैं हमारे जो पार्टनर थे उनके मित्र थे वो, तो जो हम जिन्हें हम लेकर के गए थे ना, तो उनकी बातों से तो ऐसे प्रभावित हो गए, उन्होंने कहा कि साहब ये डील हम आपको दे रहे हैं। अब कल को उस डील में हो गया नुकसान तो भाई साहब की जिम्मेदारी बन गई। अब भाई साहब कह रहे हैं कि यार मैं तो पार्टनर नहीं था, तो उन्होंने कहा कि साहब आप पार्टनर थे नहीं थे डजेंट मैटर, बट आप प्रिटेंड तो यही कर रहे थे ना कि आप वहाँ के पार्टनर हैं, तो आपको ये प्रिटेंड ही नहीं करना चाहिए था, आपको ये बात ओपन करनी चाहिए थी। मैंने मेरे और घनश्याम से प्रभावित होकर के आपको डील नहीं दी है फर्म को, मैंने तो आपकी बातों से प्रभावित होकर के आपको डील दी है। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। तो ये एक चीज़ है, जैसे आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखा, एडवर्टाइजमेंट देख करके आप किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस से प्रभावित हुए और आप उसका यूज़ करने लगे, तो जो लाइबिलिटी बनेगी वो उसकी भी बनेगी, है ना। इसी को कहा जाता है होल्डिंग आउट। क्लियर हो गई कहानी, आ जाओ आगे। माइनर पार्टनर, ये यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनता है। सीधा क्वेश्चन क्या बनता है मैं बताता हूँ अभी। देखो पहले तो ये समझो माइनर कौन है। 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति जो पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर लिया हुआ है वो माइनर पार्टनर है। सभी पार्टनर्स की सहमति से उसको एडमिट किया जाएगा। तीसरी बात क्या है, केवल और केवल प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस बियर नहीं करेगा। चौथी बात क्या है कि उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी किसी भी चीज़ को लेकर के, है ना। पांचवी बात क्या है कि जब वो माइनर से अपनी एज में आ जाएगा, माने 18 साल का पूरा हो जाएगा, तो उसकी लायबिलिटी कब बननी शुरू होगी, जब वो डिसीजन ले लेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे कंटिन्यू रहना है। अगर उसने कंटिन्यू रहने का डिसीजन लिया कि भाई मैं अब एज अ पार्टनर कंटिन्यू रहूँगा, ठीक है, नहीं लिया तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर उसको एक नोटिस देना पड़ेगा पब्लिकली कि भाई मैं अब फर्म का साझेदार नहीं हूँ। अगर सर उसने नोटिस नहीं दिया, तो अगर उसने नोटिस नहीं दिया 6 महीने के अंदर अंदर, तो 6ठे महीने का जैसे ही समाप्त होगा, तुरंत ही उसे एज अ पार्टनर कंसीडर कर लिया जाएगा और तीसरे व्यक्ति के प्रति उसकी लायबिलिटी बननी शुरू हो जाएंगी और फिर वो लॉस भी बियर करेगा। ये होता है माइनर पार्टनर का पूरा केस स्टडी। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि माइनर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में साझेदार कब से बनता है। उसके 4 ऑप्शन होते हैं, आ जाना चाहिए। इसके बाद एक और 2-3 है। एक होता है रिटायर्ड और आउट गोइंग। रिटायर माने जो रिटायर ले रहा है, जो रिटायर हो गया, है ना, जिसने फर्म छोड़ दी, है ना। एक होता है इनकमिंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अच्छा, रिटायर्ड पार्टनर में कंडीशन ध्यान में रखना, मेरे याद आ गया कि रिटायर्ड पार्टनर को भी पब्लिक नोटिस देना पड़ता है कि भाई मैंने यह साझेदारी फर्म छोड़ दी है। क्यों, बताता हूँ, वही वाला उदाहरण दे रहा हूँ। मैं फर्म में साझेदार था, कुछ पार्टीज मेरे व्यक्तिगत संबंध से जुड़ी हुई थी, मैंने फर्म छोड़ दी। अब ये बात उन्हें पता नहीं चली और वो अभी भी मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, मेरे को इन द सेंस फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ये जान करके कि मैं अभी भी फर्म में साझेदार हूँ। अब बाद में जब उन्हें पता चला कि भाई ये तो फर्म में साझेदारी नहीं और हमें तो लगातार नुकसान हो रहा है,
तो मैं भी जवाबदेही दूंगा। इसका मतलब क्या है कि मेरी लाइबिलिटी भी बनेगी। अगर मैंने अपना रिटायरमेंट लेटर या रिटायरमेंट की पब्लिक भी इशू नहीं किया है कि भाई मैं साझेदारी फर्म का साझेदार नहीं हूँ, तो मेरी लाइबिलिटी बनी रहेगी मार्केट के अंदर थर्ड पर्सन के प्रति, बेशक में रिटायरमेंट होकर के घर बैठ जाऊँ। बात समझ में आ गई। इनकमिंग पार्टनर एडमिशन होते ही होता है। एक होता है क्वासी पार्टनर। क्वासी पार्टनर क्या होता है? बहुत सीधा सीधा है। किसी व्यक्ति ने फर्म छोड़ दी, लेकिन उसने अभी तक फर्म से पैसा नहीं लिया। वो कैपिटल जो थी उसकी, वो अभी भी फर्म में एज अ लोन उसकी पड़ी हुई है और उससे ब्याज रिसीव वो करता है। ना उसने मांगा और ना कुछ हुआ। कुल मिलाकर के एक ऐसा व्यक्ति जिसने व्यापार में अपनी पूंजी छोड़ दी है एक ऋण के रूप में, उसे क्या कहा जाता है? क्वासी पार्टनर कहा जाता है। ये मेरे ख्याल से 10 से 11 तरह के पार्टनर्स थे। अभी तक आपने 4 से 5 या 6 ही तरह के पार्टनर्स पढ़े होंगे। ये फुल फ्लैग जो है आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर पार्टनरशिप का ख़त्म होता है। आई रियली होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई डाउट आता है, तो आप मेरे को अधिगम मंत्रा पर मेल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वरना आप कमेंट भी कर सकते हैं। एक छोटा सा फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लगी। पार्टनरशिप का जो हमारा पूरा सेशन था, जिसको हमने 3 पार्ट्स में लगभग डिवाइड किया था, वो कैसा रहा, समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट, कोई क्वेरी तो अभी माइंड में नहीं रह गई है, या कोई ऐसा हिस्सा तो नहीं रह गया है जो होना चाहिए था और मैंने इंक्लूड नहीं किया है? क्योंकि इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस हम कंप्लीटली कर चुके हैं और अब थ्योरेटिकल भी इसका हो गया है। इसके बाद बचेगा हमारा जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसका न्यूमेरिकल हम अकाउंटिंग में कर चुके थे, अब आएगी थ्योरी की बारी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, और कंपनी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कंपनी और पार्टनरशिप, सबसे ज़्यादा इन्हीं की क्वेश्चन मिलते हैं। तो जो भी आपका डाउट क्वेरी है उसे आप ड्रॉप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एक मदद और कीजिए, जितने भी आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हैं सोशली, इंस्टा पर, स्नैपचैट पर, वहाँ पर आप चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से कनेक्ट हो सकें और वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ये जो अधिगम मंत्रा का प्लेटफॉर्म है, ये केवल स्पेसिफिकली किसी एक बच्चे के लिए नहीं है। जो भी कॉमर्स ले रहा है, जिसके पास भी कॉमर्स है, या जो भी कॉमर्स के बारे में जानना चाहता है, उन सभी के लिए ये प्लेटफॉर्म है। और बड़ा प्यारा है और बड़ी खूबसूरती से इसको जो है मतलब बनाया गया है, एक बहुत अच्छे मोटिव के साथ, है ना। तो सभी जगह एक मोटिव काम करता है, तो उसी मोटो को लेकर के हम चल रहे हैं, ठीक है। एंड ई लर्निंग स्कूल ऑफ कॉमर्स, जहाँ पर आपको YouTube पर ही सारा कुछ अवेलेबल मिल जाएगा, है ना। तो मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।